हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। और यहां पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर दिन एक नई सीरीज, और उन सीरीज में रहते हैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न। जी हाँ, तो आज भी हम आप सबके फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की सीरीज में भाई जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं और वहां पर फिजिकलेशन जो अभी उनका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला, टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उन्हीं को सॉल्व करना होगा। मींस यहां पर 35 मार्क्स सिर्फ आप एमसीक्यूज बिहाफ पर ले सकते हैं अपने फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में। तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में आप सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं आप सभी के लिए सीरीज लेकर आ गया हूं। जो चैनल पर पहली बार साथी विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भाई मैं उन सभी कैंडिडेट्स को भी यहां पर सूचित करना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, दिस सीरीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। यहां सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज सीरीज। तो सीरीज नंबर रहेगी 304। जी हाँ, 304 नंबर सीरीज है और इस 304 नंबर सीरीज में 50 प्रश्न रहेंगे। और इन 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप अपना पेन और पेपर जरूर पास में रखिएगा। स्कोर कितना रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दीज क्वेश्चंस आर टोटली इन इंग्लिश बट आई विल आल्सो डिफाइन इन हिंदी। जी हाँ, इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में भी साथ के साथ में आपको डिफाइन करता चलूंगा जितना आपको जरूरत रहेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया, व्हाट आर द डिसेबिलिटी एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है कि आपको किस तरह से जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके साथ में आचार व्यवहार करना है। जी हां, आपका बिहेवियर कैसा हो, आपको जो सीमाएं होती हैं उनके अंदर रह के आप जो फिजिकल चैलेंज पर्सन है आप उनके साथ में किस तरह व्यवहार करेंगे, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ट्रीटिंग डिसेबल्ड थ्रू केयर, ये बोल रहा है कि जो आपके पर्सन है जो डिसेबल है उनको आप ट्रीट करें विद केयर। जी हाँ, उनकी केयर करें, देखभाल करें, उसके साथ में आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एटिकेट हो सकता है। दूसरा है यहाँ पर एजुकेशन नॉर्मल पीपल अबाउट डिसेबिलिटीज। जी हाँ, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, आम जन है, उनको भी आप क्या करें, जो डिसेबल पर्सन है उनके साथ में आपको किस तरह व्यवहार करना है उसके बारे में भी उनको एजुकेट किया जाए। अब ऑप्शन सी में है ओनली बी और जो आपका डी ऑप्शन है इसमें है बोथ ए एंड बी। तो अब आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सुटेबल लग रहा है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो मैं राइट कर रहा हूं अभी यहाँ पर ए और बी। जी हाँ, दोनों ही यहाँ पर डिसेबिलिटी एटिकेट्स रहेंगे कि हम यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन है उनको ट्रीट करें एज ए केयर। जी हाँ, आप उनकी देखभाल करें और साथ में आप जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको एजुकेट करें कि आपको किस तरह बिहेव करना है। दोज हु आर डिसेबल पर्सन, उनके साथ में आप किस तरह बिहेव करेंगे उनके बारे में एजुकेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लीग टूर्नामेंट। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा। तो यहां पर पूछा गया कि लीग टूर्नामेंट का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, कौन सी फॉर्म के प्रकार नहीं है, कौन सा रूप नहीं है लीग टूर्नामेंट का, आपको बताना है। राउंड रॉबिन, डबल लीग, साइक्लिक और सिंगल लीग। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ में, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर राइट क्वेश्चन की जो आंसर है उसकी तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर साइक्लिक। देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि फॉर्म पूछा गया, ठीक है। फॉर्म का मतलब है कि प्रकार कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो लीग टूर्नामेंट है ना उसको राउंड रॉबिन भी कहते हैं। उसका एक प्रकार है आपका डबल लीग और दूसरा है यहाँ पर सिंगल लीग। लेकिन जो साइक्लिक है वो एक तरीका है, इट्स अ नॉट फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पर जो डबल लीग और सिंगल मैचेस हैं उनको करवाने के लिए जो साइक्लिक है इट्स अ मेथड। जी हाँ, मेथड है, तरीका है। और यहीं पर जी हाँ, मैंने एक कम्युनिटी के अंदर भी एक क्वेश्चन पुटअप किया था और मैंने उसमें स्पेशली ये पूछा था कि जो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, भाई उस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लूं, अलग से भी सीरीज लेकर आऊंगा। काफी बच्चों ने वहां पर गलत किया है, मींस वहां पर 1000 के करीब वोटिंग हो चुकी है और सब ने 55% वहां पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर क्लिक किया है, लेकिन वहां पर उन्होंने जीन डोपिंग पे क्लिक नहीं किया। अब चलिए, वाडा जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वाडा है
क्या? वाडा है एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से एस्टेब्लिश किया गया था 1999 के अंदर। 1999 में ये अस्तित्व में आ गई थी, और उसने क्या किया था कि कुछ फॉर्म है, अब वहां पे ये पूछ रखा था, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो वाडा ने एक मेथड है बैन किया है, भाई वहां पर पूछा गया था कि एक मेथड है वो बैन किया गया है, टाइप है वो बैन किया गया है, अब उसके बारे में आपसे पूछा गया था। सबसे पहले ऑप्शन में है जीन डोपिंग, दूसरे में है वहां पर आपका कैफीन, तीसरे में है आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, और फिर चौथे में भी एक ऑप्शन मैंने दिया था। तो वहां पर मोस्ट ऑफ, देखिए भाई 55%, थाउजेंड्स में से 55 मींस वहां पर 550 कैंडिडेट्स क्लिक कर रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। भाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है वो एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब है एक पदार्थ है जो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है और आगे चल के आपकी बॉडी के अंदर आपके डेथ का कारण भी बन सकता है, ठीक है, आपके जो हार्ट डिजीज है उनका कारण भी बन सकता है। तो वहां पर मेथड की बात की गई थी। अब मेथड कौन कौन से हैं, वहां पर जो मेथड पूछा गया था वो था जीन डोपिंग। जी हाँ, जीन डोपिंग है वो वाडा के थ्रू प्रोहिबिटेड है, एंड दिस इज द टाइप। जी हाँ, यहां पर ये मेथड है, एक प्रकार है, जैसे कि आपका ब्लड डोपिंग है, जीन डोपिंग है, और सब्सटेंस डोपिंग है, ठीक है, सब्सटेंस है या फिर मेडिसिन डोपिंग आप उसको कह सकते हैं। अब ब्लड डोपिंग है, वो भी ब्लड डोपिंग भी आपकी दो तरह की रहती है। एक तो रहती है आपकी ऑटोलोगस, ठीक है, एक कौन सी हो जाएगी ऑटोलोगस, और एक आज आपकी होगी होमोलोगस, ठीक है। ऑटोलोगस का तो मतलब होता है कि यहां पर आप अपना खुद का खून लेते रहो, होमोलोगस का मतलब है कि जो आपका साथी है या फिर हम किसी दूसरे का खून है अपनी बॉडी के अंदर चढ़वाते हैं, ठीक है। तो ऑटोलोगस और होमोलोगस का ये यहां पर आप कह सकते हैं डिफरेंस रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज की सीरीज भाई 50 क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस डिपेंड। ये बोल रहा है कि जो फोर्स है वो फ्रिक्शंस पे डिपेंड कर रही है। अब हालांकि ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है भाई, जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, फ्रिक्शंस का पार्ट है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन ये भाई एग्जाम्स क्वेश्चन है वो मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप 12th क्लास के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएड है, बीपीएड है, या फिर आप किसी भी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए और ऑप्शंस में से फिर मुझे बताइएगा कौन सा आपको राइट लगता है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्मूथनेस ऑफ सरफेस। ये बोल रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो सरफेस है, जो भी आपका एरिया होगा उसका जो स्मूथनेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्मूथ है तो यहाँ पर उसमें फ्रिक्शन होगा। रफनेस ऑफ सरफेस, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और इंक्लाइनेशंस ऑफ सरफेस मींस जो आपका सरफेस है वो किस वे में है, ठीक है, वो ढलान में है या कैसा है, तो उस पर आपका डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करा है, और ऑप्शन डी में बताया गया ऑल ऑफ दिस। तो चलिए यहाँ पर क्या रहेगा आप बताइएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट भाई यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। देखिए अगर जो आपका जो सरफेस है वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, बिल्कुल ये उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सरफेस है वो कैसा है, ठीक है। रफ सरफेस है तो उस पर भी आपका फ्रिक्शन है डिपेंड करता है, और फोर्स है वो आपकी डिपेंड करती है कि आप कितनी फोर्स को अप्लाई करेंगे। और इंक्लाइनेशन, ठीक है, अगर वो इंक्लाइन है या फिर डिक्लाइन है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको, अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो भी आपकी फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी और आपका फ्रिक्शन आपको पता होगा कि सरफेस पे डिपेंड करेगा। अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है, और फोर्स आप कितनी लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया ए फिल इन द ब्लैंक्स टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यहाँ पर पूछा गया कि खाली स्थान आपको फिलअप करना है, और उसमें ये पूछा गया कि यहाँ पर जो आपके नाम दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का टाइप है। तो कौन सा इसमें, डबल एलिमिनेशन, लीग कम नॉकआउट, कंसोलेशन और स्टेयरकेस, कॉम्बिनेशन का इनमें से कौन सा टाइप है आपको बताना है। तो चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भैया आप अपना जो राइट आंसर है वो जल्दी से जल्दी क्लिक कर लेते, तो यहां पर आपका राइट रहेगा लीग कम नॉकआउट। अब देखिए जो आपका यहां पर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, इस कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के भी आपके पास में कितने टाइप है, 4 टाइप है, जिसमें आपका लीग कम नॉकआउट एक तो यही हो गया। दूसरा रहेगा आपका नॉकआउट कम लीग, मीन्स आप इसको अपोजिट कर दिए, नॉकआउट को पहले ले आइए और लीग को बाद में ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा आपके पास में नॉकआउट कम लीग, और एक होगा आपका लीग कम लीग
आपका कॉम्बिनेशन, और दूसरा होगा नॉकआउट कम नॉकआउट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपके 4 तरह के आपके पास में कॉम्बिनेशन रहते हैं टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। वैसे अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट हो जाएगा, लीग टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टूर्नामेंट है यहाँ पर, इस टूर्नामेंट की भी आपके पास में 4 टाइप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन बोन इज बेंट विद माइल्ड क्रैकिंग। ये बोल रहा है कि जब आपकी बोन है वो बेंट हो जाती है, मींस मुड़ जाती है। माइल्ड क्रैकिंग, माइल्ड क्रैकिंग का मतलब है थोड़ा बहुत उसके अंदर आपकी दरार आ जाए, ठीक है, मींस वो टूट जाए, थोड़ी बहुत आपकी ब्रेक हो जाए। द बोन डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली इज नोन एज विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर। यहाँ पर सीधा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए इजी, जो हिंदी में यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपकी बोन है, हड्डी है, वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, हड्डी है वो थोड़ा सा आपका मुड़ जाती है और उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, ठीक है, दरार आ जाती है, तो ये, और बोन जो है वो पूरी तरह से आपकी कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती, पूरी तरह से नहीं टूटती है, तो इस तरह के जो फ्रैक्चर को आप क्या नाम देंगे? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मेरे साथी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर है वो रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको कहा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि द 3 P's इन फर्स्ट एड प्रेफर्स टू। देखिए जो आपको फर्स्ट एड दिया जाता है उसमें 3 तरह के आपके पी हैं वो यूज़ किया जाता है। पी से आपके क्या क्या बनते हैं वो आपको बताना है ऑप्शंस में। प्रिपेयर, प्रिटेंड एंड प्रिजर्व। और नेक्स्ट में जो बताया गया है वो रहेगा आपका बी में है प्रिवेंट, प्रिस्क्राइब एंड प्रिपेयर, और सी में है प्रोग्रेस, प्रमोशंस एंड प्रिजर्वेशन, और डी में है प्रिजर्व, प्रिवेंट और प्रोमोट। तो यहाँ पर क्या रहेगा फर्स्ट एड के अंदर जो आपका पी का मतलब है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें, और चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा ये रहेगा आपका प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एड के अंदर जो पी यूज़ किया जाता है 3 P's, तो इसका मतलब बनता है प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इस सवाल ये, चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ ए क्लाइंब टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जो लिम्स के टुवार्ड्स, यहाँ पर जो मिड लाइन के नज़दीक है कोई भी चीज़ आए तो उसको क्या कहा जाएगा? जी हाँ, जो भी मूवमेंट्स हो रही है, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर गति हुई, ठीक है, मूवमेंट्स का मतलब है कोई भी आपने एक्शन किया, मूवमेंट हुई, और वो मूवमेंट है वो आपके मिड लाइन के नज़दीक हो तो इसको क्या कहा जाएगा? मिड लाइन का मतलब है शरीर के अंदर की साइड में आए। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, इन्वर्जन, एडक्शन, अबडक्शन और एक्सटेंशन। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पिछली भी क्लास के अंदर करवाया था, मीन्स पिछला जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि देखिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और आपका जो हाथ है ये क्या कर रहा है, हाथ आपका नज़दीक आए, मीन्स जो आपकी मिड लाइन है इस मिड लाइन के नज़दीक आए तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर एडक्शन। मीन्स बॉडी से अगर कोई पार्ट दूर जा रहा है, अगर बॉडी से पार्ट आपने दूर, आपने हाथ है वो फैलाया है तो वो कहलाएगा आपका अबडक्शन, और अगर कोई नज़दीक आ रहा है मिड लाइन की तरफ, अपने शरीर की तरफ, तो उसको कहा जाएगा एडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे सवाल, बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट आपका एक इन्वेंट किया गया है, बनाया गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है आपका पार्शियल कर्ल अप? अब आप इसको सिटअप्स भी कह सकते हैं। चलिए अब जैसे मैंने सिटअप्स नाम लिया ना, तो आप जल्दी से जल्दी और तुरंत समझ गए होंगे किसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। टू मेजर स्पीड, टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, टू मेजर एंड्योरेंस एंड टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी कोर मसल्स होती है, जो हमारी पेट की मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हम सीटअप्स लगाते हैं। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जितना आपकी पेट की मसल्स अच्छी होंगी, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, एंड्योरेंस होगी, आप उतना ही वर्कआउट अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, भाई आपको है ना एक इंजरी हो गई है, उस इंजरी के अंदर आपको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो उसका नाम है माइस। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माइस? MICE टू ट्रीट स्प्रेन। अब स्प्रेन क्या होता है?
चलिए वो भी हम देख लेते हैं। स्प्रेन को कहते हैं लिगामेंट की इंजरी। जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में हम बात करें लिगामेंट इश्यू, आपकी लिगामेंट इंजरी है या फिर आपकी कार्टिलेज इंजरी है, उसके साथ में आपकी मसल्स इंजरी है या स्किन इंजरी है, तो ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी के अंदर आती है। अब यहाँ पर जो मसल्स में इंजरी होगी उसको कहा जाएगा स्ट्रेन। जी हाँ, मसल्स अगर पुल हो जाए, मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाए तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और अगर लिगामेंट ट्विस्ट हो जाता है, लिगामेंट का खिंचाव हो जाता है, तो उसको हम मोच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्प्रेन है ये आपका मोच, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली आपका रिस्ट है और आपका जो एंकल जॉइंट है इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जो माइस यूज़ किया जाता है, इसकी क्या फुल फॉर्म बनेगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूँ तो आपने अपना राइट आंसर है यहाँ पर चूज़ कर लिया होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, एम से बनेगा मोबिलाइजेशन। ठीक है, जो मोबिलाइजेशन का मतलब है जो मोबिलिटी है, मूवमेंट हो रही है, आप उसको रोक लें। ठीक है, अगर आप माइस ट्रीटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। आई का मतलब हो जाएगा आइस। आइस का मतलब है कि आप किसी भी पॉलीथीन के अंदर, किसी भी कपड़े के अंदर जो बर्फ़ लें और उसका सेक करें जहाँ पर आपका इंजर्ड पार्ट है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सी। सी का मतलब है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन कैसे करेंगे, तो कंप्रेशन के लिए आप कोई भी कॉटन का आप कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, उसका एक बैंडेज यूज़ कर सकते हैं और उसको आपने जो गर्माहट मीन्स यहाँ पर आपने जो उसकी आइसिंग की है उसको फिर आप कवर कर दे, कंप्रेशन में लेके आए, उसको दबा दें। और उसके बाद में होता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है कि जहाँ पर इंजरी हुई है उस पार्ट को आप हार्ट से ऊपर कर दें। आप सपोज कीजिए कि आपके एंकल में इंजरी हुई है, तो जब भी आप लेइंग पोजीशन में होते हैं तो आपने अपने पाँव के नीचे एक पिलो रख लेना या फिर कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिससे आपका जो पाँव है जहाँ पर आपकी इंजरी है वो आपके हार्ट से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो ये होगा आपका एलिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। चलिए यहाँ पर कुछ फ्रैक्चर के नाम दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया कि कौन सा जो फ्रैक्चर का टाइप रहेगा। ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, ओनली बी और बोथ ए एंड बी। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और आपको जो राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका बोथ ए एंड बी। जी हाँ, यहाँ पर एक तो होता है ओपन फ्रैक्चर, मीन्स खुले तौर पे आपका फ्रैक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, हड्डी कई बार टूट के बाहर निकल आती है। एक होता है आपका क्लोज फ्रैक्चर, मीन्स अंदर ही अंदर आपका जो हड्डियाँ टूट जाती है, लेकिन उसका हमें जब एक्सरे करवाएंगे तभी पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ या फिर ये कह सकते हैं CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। और चाइल्ड विद स्पेशल नीड को आप अपंग नहीं कहेंगे। ठीक है, आप उसको जो आप मतलब किसी को भी चिढ़ाने के लिए हम बात कर रहे थे अभी डिसेबिलिटीज एटिकेट्स की, तो उन्हीं के तहत इनको दिव्यांग कहा जाता है, अपंग नहीं कहेंगे इनको। ठीक है, या फिर इनको फिजिकल चैलेंज हम कहते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है दिव्यांग। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया अभी व्हाट इज़ द कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। आपकी जो बोन है कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और एक ब्रिटल का मतलब यहाँ पर रहेगा कि मतलब उसके अंदर वो मुड़ने की या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी ठेस लग जाए तो वो टूट जाएंगी। तो ये जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो किस में रहेगा, ASB में रहेगा, OCD में रहेगा, PCOD में रहेगा या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने के लिए जा रहा हूँ और बिल्कुल यहाँ पर देखिए बोन्स है वो, अगर बोन देखिए ये इस तरह की बीमारी है, आप इसको कह सकते हैं कि जहाँ पर बोन मीन्स आपकी फिजिकल रिलेटेड बात हो रही है, जिसके अंदर आपकी बोन की डेंसिटी की बात हो रही है। अभी ये बोल रहा है कि बोन है वो आपकी कमज़ोर हो रही है और इसके साथ में ब्रिटल का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर ठेस लग जाए तो टूट जाएगी, चटकना शुरू कर देती है। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम है ये होती है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस का आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, छोटों के अंदर रिकेट्स होता है जिसमें आपकी हड्डी है वो मुड़ने लगती है। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली होता है कि आपकी जो बोन की डेंसिटी, और बोन की डेंसिटी में हम बात करें जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो ऑब्जॉर्प्शंस नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जो खाना है या फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचाने में सक्षम नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में चलिए भाई जो ऑस्टियोपोरोसिस है, देखिए मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर ही बताएगा मेनली ऑस्टियोपोरोसिस में किस तरह होता है, लेकिन जो बेसिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट ओड फ्रॉम द फॉलोइंग बोन इंजरीज टाइप। अब बोन इंजरी के कुछ टाइप दिए गए हैं, इनमें से ओड क्या है वो आपको बताना है। चलिए
क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। मेहनत लगती है भाई एक सीरीज़ को तैयार करने में, कम से कम 4 से 5 घंटे। भाई मैं तो 4 से 5 घंटे लगाता हूँ ताकि जो सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन है वो सभी के लिए लेकर आए जाएँ। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, और क्वेश्चन में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, आपका है कंट्यूजन फ्रैक्चर और ऑब्लिक फ्रैक्चर। इनमें से अलग कौन सा रहेगा, ओड कौन सा है वो आपको बताना है बोन इंजरी से। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें, और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर जो फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर के आगे लगा दिया है कंट्यूजन। अब कंट्यूजन होता क्या है, मेनली कंट्यूजन होता है किसी भी हार्ड सरफेस के बीच में आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन है आ जाता है, और उसमें अंदरूनी आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो वेन्स है या फिर जो आपकी आर्टरीज है वो फट जाती है, अंदरूनी मसल्स के अंदर ही इंजरी हो जाएगी, और वो पार्ट है वो नीला पड़ जाएगा और उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको कहा जाता है कंट्यूजन। ठीक है, नील पड़ना, इसको हिंदी में कहते हैं नील पड़ना, मीन्स वो जो पार्ट है बॉडी ऑर्गन है वो आपका नीला हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा आपका हथौड़ा लग गया, हैमर लगा है आपके हाथ पे, तो आपका नाखून है या फिर उंगली है वो नीली हो जाती है, तो जो इस तरह का ही ये इसको कहा जाएगा कंट्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्यूजन फ्रैक्चर है ये ऐसा कोई भी फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है, बाकी कम्युनिटेड है, ट्रांसवर्स है, ओब्लिक है, ठीक है, ग्रीन स्टिक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ये आपके फ्रैक्चर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डज बायोमैकेनिक्स हेल्प इन आवर बॉडी। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो बायोमैकेनिक्स है उसका फिजिकल एजुकेशन में रोल क्या है। ट्रीटिंग इंजरीज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, ये बोल रहा है कि अगर आप बायोमैकेनिक्स की आपके पास में नॉलेज हो जाती है तो आप जो इंजरीज है उनको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, हम जो एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस ला सकते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्शंस बिटवीन एथलीट एंड ग्राउंड सरफेस, जो आपका फ्रिक्शंस है उसको किस तरह से आपको बना के रखना है एथलीट और ग्राउंड सरफेस के बीच में, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। भाई क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूरी है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी जरूरी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया एनी फूड मिथ्स कैन बी डिस्पेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे। ये बोल रहा है कि जो फूड मिथ्स है आप उनको किस तरह से डिस्पेल कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चंस भी मैं पिछली सीरीज में लेकर आ चुका हूं। क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर लैब टेस्टिंग है, आप लैब टेस्टिंग करवा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, आपके पास में अगर साइंटिफिक नॉलेज है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। बाय आस्किंग अदर, मीन्स यहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और बोथ बी एंड सी, तो चलिए राइट बिल्कुल यहाँ पर बोथ बी एंड सी रहेगा। मैंने पहले ही ऑलरेडी पिछले यहाँ पर सीरीज में भी बताया था ये क्वेश्चन, तो आप साइंटिफिक नॉलेज है और दूसरों से पूछ के जो फूड मिथ्स है वो कई बार आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस भी आपकी 2 तरह की रहती है। ठीक है, एक रहती है आपकी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और एक होती है आपकी स्किल रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट्स नहीं है। एजिलिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लिखा हुआ तो आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी कर लीजिएगा, यहाँ पर एफ रह गया भाई टाइपिंग में, मैं माफ़ी चाहूँगा। फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स कॉम्पोजिशन, तो चलिए विच इज़ नॉट अ पार्ट बताना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका एनारोबिक कैपेसिटी। एनारोबिक कैपेसिटी आपका जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है उसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये आपका एक तरीका है कि आप एनारोबिक कैपेसिटी कैसे बनाएं। ठीक है, एनारोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप जो काम करते हैं, ठीक है, जो आपने टास्क कंप्लीट किया उसको हम फिजिकल आपके एनारोबिक कैपेसिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज द बैक स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म्ड। ये बोल रहा है कि जो बैक स्क्रैच टेस्ट है उसको आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और वैसे अगर आपने देखा होगा जो आपका यहाँ पर जो टेस्ट और मेजरमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर है, उस टेस्ट और मेजरमेंट्स में वहाँ पर जो आपका सीनियर सिटीजन का टेस्ट है या फिर जिसको जॉनसन रिकली या फिर रिकली जॉनसन टेस्ट आप जिसको कहते हैं, उसमें यहाँ पर बैक स्क्रैच टेस्ट है वो जो ओल्ड या फिर एज्ड पीपल्स हैं उनके लिए आपका कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें बैक स्क्रैच टेस्ट है, उसकी एक टेस्ट बैटरी रहेगी। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि आप कैसे इसको परफॉर्म करवाएंगे बैक स्क्रैच टेस्ट। चलिए एनारोबिक कैपेसिटी में बाय सिटिंग ऑन द फ्लोर और बाय सिटिंग ऑन ए चेयर और आइदर बी और सी, तो किस तरह आप परफॉर्म करवाएंगे।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कि आपने जो टेस्ट है वो परफॉर्म करवाना वो एनारोबिक कैपेसिटी के अंदर करवाना। एनारोबिक कैपेसिटी का मतलब आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सांस ना लें, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपको सांस नहीं लेना। अगर आप सांस ले रहे हैं, अंदर सांस लेंगे तो उसमें आप बैक स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। आपने क्या करना, पूरा पीछे की तरफ आपने चेस्ट को खींचना है, ठीक है, मीन्स आपने बैक स्क्रैच करना है, तो उससे आपका ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और इसको आप स्टैंडिंग पोजीशन में करवाएंगे, ठीक है, इसको इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द पोज ऑफ चक्रासन। चक्रासन है, उसकी पोज क्या होती है। आप कह सकते हैं कि उसका आकार क्या रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, यहाँ पर थंडरबोल्ट रहेगा, व्हील रहेगा या फिर माउंटेन रहेगा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और राइट यहाँ पर देखिए जो चक्रासन, भाई चक्र का मतलब ही क्या होता है, तो आप यहाँ पर सिंपल सा इसका अनुमान लगा सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम व्हील, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में व्हील कहिएगा, व्हील पोज, या फिर इसको चक्रासन आप कहिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। चलिए ये आपका स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है और ये जी हाँ मैं कल की सीरीज़ में भी करवा चुका हूँ। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आप पर वाटर सोल्यूबल विटामिन से किसको कहेंगे। विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए। तो चलिए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। विटामिन B1 जो है मीन्स यहाँ पर देखिए B1 भी आप फिर ये कहिएगा कि जो बी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसके बारे में कल भी बता चुका हूँ और फिर दोबारा से बता रहा हूँ। जो बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर टोटल 8 आपके विटामिन रहते हैं, ठीक है। कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपका विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12 और B9 आपके रहेंगे, ठीक है। और एक होता है आपका विटामिन सी जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो ये आपके वाटर सोल्यूबल हैं। बाकी के जो ये रह गए हैं ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाएंगे, ठीक है। कौन से, फैट सोल्यूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ फ्लैट फुट। इनमें से कौन सा है वो फ्लैट फुट का कॉज नहीं है। लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, बोथ ए एंड बी और ओनली ए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। भाई जो फ्लैट फुट है ना, फ्लैट फुट का कारण है वो आपका ना तो कैल्शियम होता है और ना ही विटामिन डी की कमी होना, ठीक है, तो ये आपके नहीं होते। फ्लैट फुट मेनली होता है कि या तो आपको मैल न्यूट्रिशन हो जाए, मीन्स कुपोषण की कमी हो जाए, या फिर आपका बॉडी वेट है वो एक्सेस बढ़ जाए, और तीसरा आप कोई भी हैवी वेट है वो ज़्यादा उठाते हैं, या फिर छोटी एज के अंदर आप कई बार बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आप ये वेट उठाएं या आप ये एक्सरसाइज करें। गलत एक्सरसाइज करने से आपका फ्लैट फुट हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं और उससे आपका वेट बढ़ रहा है, तो ये आपका फ्लैट फुट हो सकता है। और जिसको फ्लैट फुट है कॉमनली उसको नौकनी भी मिलता ही मिलता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो एक यहाँ पर आपकी फिजिकल पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है वो दूसरी डिफॉर्मिटीज़ को जन्म देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर आपका जंग क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। एक्सट्रोवर्जन इज ए पर्सनैलिटी टाइप गिवन बाय। चलिए अरे भाई मैंने गलती कर दी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने पहले ही बोल दिया एक्सट्रोवर्जन और किसका क्लासिफिकेशन है। ये जो पर्सनैलिटी का टाइप है जो इसमें आपका एम्बीवर्ट है, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रावर्जन है ये किसने दिया आपको बताना है। कार्ल जंग, विलियम हर्बर्ट शेल्डन और बिग 5 थ्योरी और नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ पर नाम थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है बिग 5 थ्योरीज के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। जो कार्ल जंग क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट आपके रहते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जन लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। फ्लेवर कंपाउंड्स, विटामिन, आयरन, जिंक। तो चलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि जो हमें थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो इनमें कौन सा आपका रहेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से नहीं है। नोट, जी हाँ, नोट पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। नोट पूछ रखा है मीन्स इसमें से नहीं है। चलिए
ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे और राइट रहेगा यहाँ पर आपका फ्लेवर कंपाउंड। जी हाँ, फ्लेवर कंपाउंड्स का मतलब है कि जो आप खाना खाते हैं उस खाने का टेस्ट कैसा है। जैसे कि आपने ऑनियन लिया है, ठीक है, आपने गैलरिक लिया है, ठीक है, आपने एप्पल खाया है, आपने बनाना खाया, तो जो उसका फ्लेवर आता है, जो उसका टेस्ट आता है, तो वहाँ पर उनसे आप ये कह सकते हैं कि जो खाने का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ हमारी जो भूख है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो आपको केमिकल सेक्रेशन चाहिए होता है आपकी बॉडी में, वो होता है। तो ये आपका जो कलर फ्लेवर आपका कंपाउंड्स है, या फिर आप इसको कलर कंपाउंड्स भी एक और कह सकते हैं, कि जैसे आपका सेब का कलर है, आपका जो केला आपने खाया है, पपाया खाया है, ठीक है, या फिर आप कैरेट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप फ्रूट खा रहे हैं, तो उनका जो कलर होता है वो सिर्फ आपका खाना, और ये कह सकते हैं कि जो आप खाना खाते हैं उसके लिए आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको मैसेजेस देने का काम होता है। और जो जैसे ही आपकी बॉडी के जो ये सेंसरी ऑर्गन्स है वो आपके ब्रेन को जो स्टिमुलेंट्स देते हैं, तो आपकी जो भूख है आप उसको खाने के लिए आपको इंस्पायर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाकी जो वाइटामिन्स है, आयरन है, जिंक है, ये आप में आपका जो जिंक है, और चलिए सॉरी, इसमें जो आपका जिंक होगा, आपका आयरन है, ये मिनरल्स हो गए हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूरी रहेंगे। मिनरल्स और वाइटामिन्स आपको ज़रूरी रहते हैं, ठीक है, तो ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे। आपका जो फ्लेवर कंपाउंड्स है वो कितना भी हो, कैसा भी हो, उसका आपके कह सकते हैं कि खाने के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। नॉन न्यूट्रिटिव आपका रहेगा। नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आपका फ्लेवर कंपाउंड्स, ठीक है, और इसके साथ में आपका कह सकते हैं कि जो आपका कलर कंपाउंड्स है, ठीक है, और आपके जो फाइबर्स होते हैं ये आपके नॉन न्यूट्रिटिव में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉज वीकनिंग ऑफ द मसल्स। किस न्यूट्रिशंस की कमी से आपकी बॉडी के अंदर मसल्स है उसमें वीकनेस आ जाती है। सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और फ्लोरीन। चलिए 4 ऑप्शंस आपने देख लिए हैं और राइट की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये है पोटेशियम। जी हाँ, पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा? तो पोटेशियम है भाई, आप आलू का यूज़ कीजिए, ठीक है, मीन्स जो पोटैटोज़ है आप उनको खाइए, बनाना है आप उसको लीजिए, ठीक है, आप जो भी खाना आप खा रहे हैं वो हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो वहाँ से आपको पोटेशियम मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, डिसेबिलिटी एटिकेट्स मीन्स। चलिए अब यहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। या मैंने बता भी दिया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका डिसेबिलिटी एटिकेट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि डिसेबिलिटी एटिकेट्स का मतलब क्या होगा। एजुकेटिंग नॉर्मल पीपल्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज़ और ट्रीटिंग डिसेबल पीपल्स विद केयर एंड रिस्पेक्ट। चलिए, और बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए और नॉर बी। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट जी हाँ यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा कि जो ए और बी है ये राइट रहेंगे। ऑप्शन सी इज अ राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल। चलिए, हालांकि ये चैप्टर में से भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उसमें से जो इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल्स है उसको भी निकाल दिया गया, और जो स्पेसिफिक कोज रन्स होती हैं उसको भी वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये भाई जो फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, यहाँ पर जो एक्स्ट्रामुरल है आपका उसका उद्देश्य नहीं है। टू हेल्प इन रिएक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है टू हेल्प इन रिक्रिएशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका मनोरंजन किया जाए। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फेटर्निटी, मीन्स स्पोर्ट्समैनशिप है उसको डेवलप किया जाए, और जो फेटर्निटी होती है आपका कह सकते हैं कि जो एक सौहार्द होता है उसको आप बढ़ाएं। और दूसरा यहाँ पर टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको अनुभव दे रहे हैं। और टू प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस्ड टेक्निक। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मुरल का उद्देश्य नहीं है, बताना है आपको। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई यहाँ पर आपने अपना आंसर चूज कर लिया। तो राइट यहाँ पर रहेगा, ये है आपका टू हेल्प इन रिक्रिएशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पहला ही पॉइंट यहाँ पर ये आपका जो एक्स्ट्रा मुरल है इसका उद्देश्य नहीं है। अब भाई सीधा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, अगर स्टूडेंट किसी भी गेम को राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पर अगर आप उसको बिल्कुल एक मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं, कोई भी गेम आप बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस डाउन रहेगा, ठीक है, आप परफॉर्मेंस नहीं लेके आ सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके एक्स्ट्रा मुरल है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मिंग और योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वहीं पे आपका एक्स्ट्रा मुरल आप उसको समझिएगा। रिक्रिएशन की आप बात कर सकते हैं, थोड़ा सा जो आपके इंट्रा मुरल्स गेम्स होते हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि ये एक तरह से आपकी योग्यता है जिसमें आप है ना जो कोई भी मूवमेंट्स है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक बहुत ही सुसज्जित तरीके से, ठीक है, एक्यूरेट करते हैं, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती, और अलग अलग पार्ट्स की, तो इसको क्या कहा जाएगा? डिफरेंशिएशन मीन्स उसके अंदर आपका कह सकते हैं कि डिफरेंट आ रहा है, और उसके साथ में है यहाँ पर आपका अडेप्टेशन कि आपने उसको अडेप्ट कर लिया है, फिर है यहाँ पर आपका सबजगेशन, और इसके बाद में आपका कोऑर्डिनेशन। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट रहेगा जी हाँ, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया, कार्ल जंग क्लासिफाइड पर्सनैलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ। जो कार्ल जंग है जिसमें आपका जंग क्लासिफिकेशन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, जंग क्लासिफिकेशन के नाम से बहुत जाना जाता है ये, ठीक है, कार्ल जंग जिन्होंने इन्वेंट किया है, तो उन्होंने जो पर्सनैलिटी के टाइप दिए हैं, व्यक्तित्व के जो टाइप दिए हैं, वो किस बिहाफ पे दिए हैं आपको बताना है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो आपके फिजिकल आपका टाइप है उसके बिहाफ पे है, ट्रेड्स मीन्स आप कैसा आचार व्यवहार करते हैं, मेंटलिटी आपकी मानसिकता उस पर, या फिर नन ऑफ दिस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर जी हाँ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मेंटलिटी, जी हाँ, आप मेंटलिटी कैसी है उसी के बिहाफ पे कार्ल जंग क्लासिफिकेशन किया गया। अब कार्ल जंग ने जो क्लासिफिकेशन किया है, एक तो होता है इसके अंदर आपका इंट्रो, ठीक है, इंट्रोवर्ट जो होता है आप इसको याद रख लीजिएगा, इंट्रोवर्ट जो है वो अपने आप में मस्त रहते हैं। आप ये कहिएगा कि जो उनकी मेंटलिटी होती है वो सिर्फ अपने आप में मस्त रहने वाली होती है, ठीक है, वो दूसरे से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, ठीक है, और जो भी उनके पास में नॉलेज होती है वो ज़्यादा आप ये कह सकते हैं एक तरीके से दूसरे के साथ में शेयर नहीं करते हैं, और साथ में आप इनको उस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, मीन्स अपने आप ही अकेले में खुश रहने वाले, जिसमें आपके जैसे कि पोइट है तो उनको भी आप कह सकते हैं कि शांत वातावरण और अकेले में रहना पसंद होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े आपके राइटर्स हैं तो वो भी अकेले में रहना पसंद करते हैं, तो इस तरह के जो आपके कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट रहेंगे, ठीक है। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है, अगर एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर लिखा हो तो एक्सट्रोवर्ट का कौन सा हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट में वो आ जाएंगे कि जो भाई बातूनी होते हैं, मतलब कि उनके पेट में अगर आपने कुछ भी बता दिया ना तो वो बात पचेगी नहीं, ठीक है, वो किसी ना किसी के सामने आपका कह सकते हैं कि वो बात है डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, भंडाफोड़ कर सकते हैं वही आपका। तो इस तरह के होते हैं, मतलब बातूनी, हंसमुख होते हैं, और दूसरों को खुश रखने की इनके अंदर कला होती है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं फनी टाइप के होते हैं। और उसके बाद में एक है लास्ट में आपका एम्बीवर्ट, ठीक है, जो एम्बीवर्ट है भाई आप उसमें कह सकते हैं कि ये इस तरह के रहते हैं कि जो ना तो आप कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट हैं और ना एक्सट्रोवर्ट है, इन दोनों की बीच की कैटेगरी है, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर रिलाई इन द एम्बीवर्ट। जी हाँ, एम्बीवर्ट ही होते हैं, ठीक है, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी खुश हो जाएंगे, कभी दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कभी आप नाराज हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह के ये लोग रहते हैं, ठीक है, एम्बीवर्ट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ए टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। आप एक टेस्ट है उसकी प्रोसेस को आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं, और आप जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो लेना चाहते हैं, तो किस से लेंगे? ठीक है, असेसमेंट से लेंगे, मेजरमेंट से लेंगे, टेस्ट से लेंगे, या फिर इवेल्युएशन से लेंगे। और ये क्वेश्चंस भी मैं पिछली सीरीज में करवा चुका हूँ, देखते हैं कि आपने इसको कितना पढ़ लिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन जहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा की बात करें, मीन्स आप उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेजरमेंट राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस दैट डू नॉट डिस्क्राइब स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपको एक जहाँ इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है जो आपकी स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब नहीं करता। डे नोट लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पर डू नोट पढ़िएगा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर कई बार जल्दी जल्दी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जी हाँ फिर काम से आना पड़ता है, जॉब से आओ, फिर उसके बाद में अपना सीरीज़ तैयार करो। चलिए तो यहाँ पर आपको पहचानना, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पता नहीं क्या हुआ, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम ऐसा हुआ, उसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि जो वॉचिंग तो आ रही है, लेकिन वॉचिंग कैसे आ रही है, वो आ रही है 60% नॉन सब्सक्राइबर। जी हाँ, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, अब पता नहीं क्या सोच के नहीं कर रहे हैं। चलिए सोचिएगा, विचार विमर्श करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है और आप देखना चाहते हैं लाइव सीरीज़ तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।
सकते। तो चलिए यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हम बात कर लेते हैं। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉकआउट स्ट्रेंथ। भाई नॉकआउट स्ट्रेंथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने यहाँ पर दो वर्ड उठाए, जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें वो आपने राजू श्रीवास्तव और अपने दोस्त का नाम लिख देता है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, बस इसमें ये किया है कि स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ के साथ में नॉकआउट लिख दिया है। तो भाई नॉकआउट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉकआउट स्ट्रेंथ है, ऐसा कोई भी आपका स्ट्रेंथ का टाइप नहीं रहता। बाकी इसमें आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस यू आर परफॉर्मिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होती है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और उसके आप अगेंस्ट काम कर रहे हैं विद स्पीड। जी हाँ, वहाँ पर स्पीड भी आपका एक कह सकते हैं कि कंपोनेंट है, वो आपके एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में रहेगा। स्पीड के साथ में आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। एक होता है फिर आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है कि भाई आपकी बॉडी है वो लैक्टिक एसिड से भर गई है, थकान हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। चलिए मुझे बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा एक जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, खेल प्रशिक्षण है, उसका उद्देश्य नहीं है। टेक्निक डेवलपमेंट, एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस एंड टैक्टिकल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? बाय योर ओपिनियन यू कैन चूज। तो चलिए यहाँ पर जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग। भाई एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग का कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो बाकी आपका जो टेक्निक डेवलपमेंट के लिए आपका जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो तैयार की जाती है, फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए, और टैक्टिकल डेवलपमेंट। टैक्टिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप जो खेल रहे हैं उस स्ट्रेटजी के अंदर कैसी टैक्टिक्स को यूज़ करेंगे, कैसे टैक्टिक अपना बनाएंगे, स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, मीन्स सामने वाला आपसे प्रभावित हो नेगेटिव वे में और आप उसकी कमजोरियों का फायदा उठा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद में है यहाँ पर इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। चलिए वापस से क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। जी हाँ, एडेप्टेशन को मैं नीचे ले आया हूँ और जो सब जगेशंस है उसको मैं नीचे कर दिया और कोऑर्डिनेशन को ऊपर लेकर आ गया। तो चलिए इसको कहेंगे हम राइट है यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन रहेगा भाई आप में से कुछ सब ये बोलेंगे कि सर क्वेश्चन रिपीटेड है और इसके साथ में आपने 50 क्वेश्चन कर दीजिए। जी हाँ, 50 क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा ही हम आपको देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज फॉर ड्रॉइंग अप फिक्सर्स फॉर ए नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक आपको नॉकआउट फिक्सर तैयार करना है और उसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास में कुछ से प्रोसीजर बताए गए हैं। तो इनमें से कौन सा प्रोसीजर नहीं है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर या फिर ये कहिएगा कि एक तरह से इसमें उदाहरण नहीं है जो आपका नॉकआउट में यूज़ किया जाता है। बाई आप यूज़ करते हैं, स्टेयर केस क्या आप यूज़ करते हैं बताना है, स्पेशल सीडिंग है क्या आप यूज़ करते हैं, सीडिंग है क्या आप यूज़ करते हैं। तो चलिए इसमें से मेरे हिसाब से तो भाई आप स्टेयर केस है वो यूज़ नहीं करेंगे। स्टेयर केस इज़ ए स्टेयर केस जो है एक कह सकते हैं कि जो सीढ़ी नुमा एक तरीका है, वो मेथड है एक आपका लीग टूर्नामेंट को करवाने का, ठीक है, जिसमें आपका स्टेयर केस, साइक्लिक और आपने टेबुलर जरूर नाम सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपननेस एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब भाई ये आपका साइकोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें से आपका पूछा गया साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं उसके अंदर जो ओपननेस है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए इमोशनली अनस्टेबल, हैविंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इमोशनली एक्सप्रेसिव और हैविंग ए ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट रहेगा, आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए जो ओपननेस है, ओपननेस का मतलब है कि आप जो है किसी भी काम के अंदर या फिर ये कहिएगा कि जो आपके पास में एक रेंज है इंटरेस्ट की वो बहुत बड़ी है, जिससे आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जिसके पास में जो एक ब्रॉड रेंज होगी इंटरेस्ट की, तो वो कोई भी काम है आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया फ्रिक्शन में बी रिड्यूस्ड बाय। अब ये बोल रहा है कि आपको फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो आपको कम करना। भाई फ्रिक्शन को कहा जाता है क्या, चलिए मैं लिख देता हूँ, घर्षण, ठीक है, ये घर्षण होता है। तो आपको घर्षण कम करना है तो आप कैसे करेंगे,
रिड्यूस करने के लिए रफनिंग को बढ़ाएंगे, लुब्रिकेशन को बढ़ाएंगे, स्मूथनिंग को बढ़ाएंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी को कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट भाई फ्रिक्शन ये बोल रहा है कि रिड्यूस यहाँ पर करना है। रिड्यूस का मतलब होता है क्या, देख लीजिएगा, ठीक है। रिड्यूस मीन्स का आपको फ्रिक्शन है कम करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो भाई रफनिंग आप कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर फ्रिक्शन कम करना है तो लुब्रिकेशन या फिर स्मूथनिंग, तो क्या होनी चाहिए आपके लिए, राइट। चलिए राइट की तरफ बढ़ूंगा। राइट है यहाँ पर लुब्रिकेशन। जी हाँ, लुब्रिकेशन आप कर दीजिए किसी भी चीज़ का तो उसमें फ्रिक्शन है कम हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा भाई, जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, आपकी बाइक है, उसमें जो मोबिल डाला जाता है, ठीक है, मोबिल ऑयल आपने ज़रूर सुना होगा। तो मोबिल जो डाला जाता है वो इसीलिए डाला जाता है कि जो आपका इंजन है, जो उसकी पिस्टन है, वो अच्छे से काम करे। लुब्रिकेशन आपका ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन कम है तो परफॉर्मेंस यहाँ पर गाड़ी की तो अच्छी आ जाएगी। लेकिन अगर आप एथलीट की बात करें और 100 मीटर का अगर आप स्प्रिंट लगाना चाहते हैं, और 100 मीटर के स्प्रिंट को मैं कहूँगा कि अगर एक मार्बल के फर्श पे करवा दिया जाए बिना स्पाइक्स, ठीक है, ऐसे शूज़ आपको दे दिया जाए जो स्लिपरी हो, तो भाई आप 100 मीटर का शूट है, 100 मीटर स्प्रिंट है, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जो फ्रिक्शन है वो कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन से रिलेटेड है, विच विटामिन इज फाउंड इन पल्सेस। जो आप पल्सेस ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, उनमें कौन सा विटामिन है वो पाया जाता है, B1, B2, B3, B6। चलिए अब बताइएगा मुझे कौन सा है आपके लिए यहाँ पर आंसर फिक्स। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर रहेगा ऑप्शन विटामिन B2। जी हाँ, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया जंग क्लासिफाइड मोस्ट ऑफ द पीपल एज। अब भाई देखिए, मैं इसका पहले ही आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, और इसके साथ में अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पर जंग क्लासिफाइड का बता सकते हैं कि जंग क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि 3 तरह के हैं। मेसोमॉर्फ है यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है, इंट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट्स है, ठीक है। तो मेसोमॉर्फ आपका टाइप है किसका है वो आपको बताना है, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो जंग क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि लगभग है, वो किस में आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एम्बीवर्ट होते हैं, ठीक है। एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि जो आपके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच वाले हों, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन है सी है, ये इनके बीच में ही है, ठीक है। तो राइट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया में कॉज, ठीक है, माई लिखा हुआ है तो में आप इसको पढ़िएगा। चलिए मैं कर देता हूँ भाई, ठीक है, इसको आप में पढ़िएगा, में कॉज एनोरेक्सिया और आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा है। इट्स ए फूड रिलेटेड डिसऑर्डर। फूड रिलेटेड मतलब आप जो खाना खाते हैं उससे रिलेटेड आपके डिसऑर्डर रहते हैं। तो एनोरेक्सिया वो किसकी आप कह सकते हैं कि उसका कारण क्या रहेगा, एनीमिया, हाई पल्स रेट, हाई ब्लड प्रेशर और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा ये हो जाएगा कि जो एनोरेक्सिया का जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो होगा एनीमिया, ठीक है। मींस यहाँ पर हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाएगी, रक्त है उसकी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, इन द पोस्टरल डिफॉर्मिटीज शोल्डर बिकम टिल्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ आपको, अगर आपको ध्यान में होगा कि एक पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़ है जिसके अंदर जो आपके शोल्डर हैं वो आपके आगे की तरफ थोड़े से झुक जाते हैं, और जो उनकी डायरेक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है, आगे की तरफ उनकी डायरेक्शन हो जाएगी और थोड़े से स्लाइटली डाउन हो जाएंगे। तो उसको क्या कहा जाएगा, लॉर्डोसिस कहा जाएगा, बो लेग कहा जाएगा, स्कोलियोसिस कहा जाएगा, या फिर राउंड शोल्डर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर राउंड शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया वाइट मसल्स फाइबर आर बेटर अडॉप्ट टू परफॉर्म। ये बोल रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट मसल्स फाइबर हैं, देखिए आपकी जो मसल्स है उसके अंदर 2 तरह के फाइबर हैं, एक तो होते हैं आपके वाइट मसल्स फाइबर और एक होते हैं आपके रेड मसल्स फाइबर। जिसको आप वाइट को कह सकते हैं STF, सॉरी जो वाइट है आप उसको कह सकते हैं FTF, फास्ट ट्विच फाइबर, और जो आपके रेड हैं उसको कहते हैं STF मीन्स स्लो ट्विच फाइबर। अरे चलिए मैंने भाई बता भी दिया, और यहाँ पर चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ऑप्शंस में भी यही पूछ रखा था किस में आपका परफॉर्म कर सकते हैं, स्लो है, फास्ट है या फिर मीडियम। तो चलिए यहाँ पर जो आपके वाइट मसल्स फाइबर है ये आपके फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो इस राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है।
चलिए, तो राइट यहाँ पर रहेगा आपका, क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एंड्योरेंस। इनमें से एक है वो एंड्योरेंस का टाइप नहीं है। एंड्योरेंस को आप हिंदी में कहेंगे सहनशीलता। स्पीड एंड्योरेंस, एरोबिक एंड्योरेंस, पावर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो चलिए भाई, यहाँ पर एक ही नाम है, वो हमें मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर जो पावर एंड्योरेंस है ऐसा कोई वर्ड नहीं है, हम उसको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि इट्स नॉट अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया इंट्रामुरल हेल्प इन स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, इसको आपको पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए यहाँ पर एक ब्लैंक दिया गया, इसको पूरा आपने करना है। इंट्रामुरल हेल्प इन स्टूडेंट किसकी करते हैं? ब्रिंगिंग आउट द हाइडन टैलेंट ऑफ किसका? स्टूडेंट का, या फिर डेवलपिंग द लीडरशिप क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट, या फिर बोथ ए एंड बी और नाइदर ए और नॉर बी। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर जी हाँ ये आपका रिलेट करेगा ऑप्शन सी, जी हाँ बोथ ए एंड बी। तो जो इंट्रामुरल है वो बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको ढूंढने में और साथ में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो पैदा करने के लिए इंट्रामुरल इट्स ए मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट इन द स्कूल कैंपस, कि आप उस तरह की इंट्रामुरल एक्टिविटी है वो करवाएं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई बच्चों को जो आप इंट्रामुरल एक्टिविटी करवा रहे हैं ना, आजकल का जो स्कूल का एक परिवेश हो चुका है, जो आजकल स्कूल का एनवायरनमेंट है, हम मॉडर्नाइजेशन में इतना हो गए हैं कि हम एजुकेशन के तो पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो एटिकेट्स है साथ में, जैसे हम कई बार बात करते हैं, जो एटिकेट्स है और साथ में जो आजकल बच्चों का अनुशासन है भाई, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड है। किस वजह से, क्या रीज़न है, उनके पीछे काम करने की हमें ज़रूरत है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज सेड अबाउट द आइडियल बॉडी वेट एट विच पर्सन्स लीड्स ए हेल्दी लाइफ। ये बोल रहा है कि माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा ऐसा बॉडी वेट है कि जो आइडियल बॉडी वेट रहेगा और पर्सन को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छा रहेगा। हेल्दी वेट, मास वेट, बैलेंस वेट और फूडी वेट। तो कैसा रहना चाहिए आपका वेट? चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ हेल्दी वेट ही उसको कहेंगे, तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। इनमें से एक जो है वो मोटिवेशन के साथ में, मोटिवेशन को कहते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा के साथ में रिलेट नहीं कर रहा है, तो कौन सा है? ड्राइव, सिंपैथी, नीड और मोटिव। तो चलिए, जो ड्राइव्स है ये आपका मोटिवेशन के साथ में नहीं जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि इंट्रामुरल हेल्प इन स्टूडेंट, जी हाँ स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है, तो चलिए इसका ज़्यादा से मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो रिपीटेड है इसके लिए सॉरी। तो ये है यहाँ पर बोथ ए एंड बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज BMI मीजर। ये बोल रहा है कि जो BMI है वो क्या मेजर करती है भाई, आपको बताना है। बॉडी फैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो हाइट और वेट है उसी की आप क्या कह सकते हैं कि पैरेलल है, उनको लेकर जो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा ये बोल रहा है कि द रेंज ऑफ वेट रिक्वायर्ड्स टू रिमेन हेल्दी। ये बोल रहा है कि जो आपका हेल्थी रहने के लिए आपका जो बॉडी वेट है वो किस रेंज में हो, इसके लिए आपका ज़रूरी है। और सी में है कि द अमाउंट ऑफ वेट टू रिड्यूस टू रिमेन हेल्दी। ये बोल रहा है कि उस अमाउंट का आपको पता चल जाए जिससे आपको बॉडी वेट है वो रिड्यूस करना है। तो इसमें से राइट कौन सा रहेगा आपको बताना है। चलिए मैं मेन जो यहाँ पर पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर देता हूँ, एक बार आपको पता चल जाएगा। तो चलिए भाई मेरे हिसाब से क्या जो आंसर है राइट वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ही हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ अ राइट हेयर। बॉडी वेट जो आपका बॉडी फैट है उसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी हाइट और आपका वेट। जी हाँ, हाइट आप यहाँ पर लेंगे मीटर में और जो वेट है वो आप किलोग्राम में ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द चेंज the positions and movements of the body at different situations. डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी और कपलिंग एबिलिटी या फिर रिएक्शन एबिलिटी। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़े से जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है, आपको बताना है। चलिए आपकी एक एबिलिटी है जिसके अंदर आपकी पोजीशन है ना, आप किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, मूवमेंट्स है उसके अंदर चेंज ले आते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप से
ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसको कहते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विच इज नॉट ए कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। इनमें से एक जो है वो आपका स्पोर्ट्स इंजरी मीन्स जो खेल की चोट होती है उसका कारण नहीं है। एज रिलेटेड कॉज है, इक्विपमेंट्स सिलेक्शन रिलेटेड है, रिलेटेड टू पुअर टेक्निक और नन ऑफ दीज। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ने के लिए जी हाँ तैयार हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दिस। जी हाँ, यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि इसमें से नहीं है, तो भाई ये सभी जी हाँ एज रिलेटेड कोज रहता है कि किस एज में आप कैसा करें, तो उसमें भी आपका स्पोर्ट्स इंजरी भी आपका अफेक्टेड करती है। इसके साथ में आपने इक्विपमेंट से कौन सा सिलेक्ट किया है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं और फास्ट बॉलर आपके सामने और आपने हेलमेट नहीं लगाया तो भाई इंजरी ही होगी। ठीक है, वो आपके मुंह पे देके मारेगा बॉल। और यहाँ पर है एक आपका रिलेटेड टू पुअर टेक्निक। अगर आपकी टेक्निक पुअर है, आप सपोज कीजिए कि आप हैमर थ्रो करने के लिए सर्कल के अंदर आ गए हो और आपको हैमर थ्रो कैसे थ्रो करना है उसकी टेक्निक नहीं पता और आपको यही नहीं पता कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आपका इसमें इंप्लीकेट होगा, कैसे रिलीज करना है, कैसे फॉलो थ्रू लेना है, तो भाई आपको इंजरी होगी। तो यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया एवरी मूवमेंट्स टेक प्लेस इन वन प्लेन एंड अराउंड वन फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब यहाँ पर आपको ढूंढना है इनमें से राइट कौन सा रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया और यहाँ पर आपको एक डैश दिया गया, खाली स्थान दिया गया, इसमें आपको पता करना है एवरी मूवमेंट टेक प्लेस इन वन प्लेन। जहाँ प्लेन में होती है और जो मूवमेंट सब किसके अराउंड होती है, किसके चारों ओर होती है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सिस या फिर एबडक्शन। तो चलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा एक्सिस। जी हाँ, जो मूवमेंट है वो एक्सिस के चारों ओर होती है। ठीक है, जैसे कि ये एक गाड़ी का चलिए ये तो बॉक्स बन गया। चलिए ये एक गाड़ी का पहिया है। ठीक है, और इस गाड़ी के पहिए के बीच में बिल्कुल आपका एक सेंटर पॉइंट है जिसके चारों ओर जो पहिए की रोटेशन है वो आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट ओड फ्रॉम द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी टाइप। चलिए यहाँ पर जो आपकी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है इसके कुछ टाइप दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि इनमें से ओड कौन सा है, लैक्रेशन, एब्रेशन और कंट्यूजन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका जी हाँ बिल्कुल 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 भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। भाई जो लैक्रेशन है, लैक्रेशन का मतलब होता है कि जो आपकी स्किन है ना, आपकी सपोज कीजिए कि एक ये मसल्स है। ठीक है, ये मसल्स है और इसमें कट लग गया। ठीक है, मीन्स ब्लेड से है या फिर कोई ऐसा आपका कह सकते हैं कि जो शार्प मेटल है उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर मतलब मसल्स है वो आपकी इंजर्ड हो जाती है, मसल से 2 पार्ट में हो जाती है। कई बार ब्लेड है या फिर चाकू है आपके हाथ में लग जाता है। एब्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी हार्ड सरफेस पे ड्रैग हो गए हैं। ड्रैग मतलब आप कह सकते हैं कि इसको एब्रेशन को कह सकते हैं कि रगड़ लगना, जिसमें आपकी जो ऊपरी जो लेयर है स्किन की वो डैमेज हो जाती है और कई बार जो अंदरूनी लेयर है वो भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, कंट्यूजन का मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि कंट्यूजन होता है किसी भी हार्ड सरफेस से टकराना या फिर किसी भी 2 हार्ड सरफेस के बीच में आपका बॉडी पार्ट आ जाना और उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए और वो पार्ट नीला हो जाए और उसके अंदर थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंट्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ यहाँ पर राइट रहेगा आपका। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What type of disorder is caused because of abnormalities in gene? जी हाँ, जो आपकी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हो जाए, मीन्स एबनॉर्मल हो जाए, तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर का टाइप है वो कौन सा रहेगा। What type of disorder caused of abnormal gene? Autism spectrum disorder, obsessive compulsive disorder, sensory processing disorder और attention defect hyperactivity डिसऑर्डर। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आपका अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी हाँ, यहाँ पर जो ये आपकी डिफॉर्मिटीज़ है, जो एक डिसऑर्डर है, ये आपका एबनॉर्मल जीन, जी हाँ ये कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये होता है। ठीक है, अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब है कि जो बच्चा है वो ऐसी एक्टिविटीज़ बार बार करता है जिसके अंदर एग्रेशन शो हो रहा है। ठीक है, हाइपर हो रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज ऑफ द एथलीट इज टेस्टेड बाय द जिगजैग रन इन द बैरो 3 आइटम टेस्ट।
जी हाँ, यहाँ पर जो एच.एम. बैरो है, यहाँ पर देखिए एक नाम लिखा हो ना बैरो, तो ये इनका नाम है एच.एम. बैरो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एच.एम. बैरो ने ये एक टेस्ट बनाया, ठीक है, जिसके अंदर आपकी 3 टेस्ट बैटरीज रखी गई हैं। उन 3 टेस्ट बैटरीज को आप कह सकते हैं कि जो मोटर फिटनेस है आपका, जो कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है, उनको चेक करने के लिए, आपकी मोटर फिटनेस को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो जिगजैग रन है उसका मेन पर्पज़ क्या रहेगा? पावर को चेक करने के लिए, स्पीड को चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ को, या फिर आपकी एजिलिटी को चेक करने के लिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और इन ऑप्शंस में से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना राइट आंसर है वो चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए, राइट है यहाँ पर एजिलिटी। जी हाँ, एजिलिटी को चेक करने के लिए जो आपका जिगजैग रन है वो करवाया जाता है कि आपके अंदर कितनी चुस्ती है, चपलता कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और जैसा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था और हर बार की तरह, जी हाँ, ये एक कह सकते हैं कि एक तरह से हैबिट बन गई है कि हर बार दिल मांगे मोर। जी हाँ, वंस मोर। तो यहाँ पर आपके वंस मोर दोबारा से तो मैं उनको नहीं लेकर आऊँगा, लेकिन आपके लिए 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ आज। देखते हैं कि आप अपना स्कोर कितना कर पाएंगे, और स्कोर जितना भी हो भाई, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जी हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस? इनमें से कौन सा एक फूड इंटॉलरेंस का, जो खाद्य असहिष्णुता इसको कहते हैं, ठीक है, तो इसका यहाँ पर सिम्टम्स नहीं है। इट हैपन्स एट वी ईट द फूड ऑफन, ये बोल रहा है कि जब हम कभी आपका जो खाना खाते हैं तो उस टाइम पे आता है, ओपन प्राय आता है। ठीक है, दूसरा है इट कम्स ऑन ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है, इट कम्स ऑन सडनली, ये अचानक से आएगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि सिम्टम्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, अचानक भी आ सकता है। ठीक है, और जब आप खाना खाते हैं तो उनसे आपका हाथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशंस इन फूड पाइप इज ए सिम्टम्स ऑफ। ये बोल रहा है कि जो आपकी फूड पाइप है, जिसको हम कहते हैं ऑइसोफेगस, उस ऑइसोफेगस के अंदर स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन मीन्स उसके अंदर जलन हो या फिर उसके अंदर पेन होना शुरू हो। ठीक है, जलन होती है, पेन होता है, तो यहाँ पर ये किसका सिम्टम्स है? बलमिया का है, एमेनोरिया का है, ल्यूकेमिया का है, या फिर एनोरेक्सिया का है? तो चलिए, ये फूड रिलेटेड यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मैंने बताया था आपको फूड रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो मैंने 2 बताए थे आपको, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बलमिया नर्वोसा। ठीक है, एमनोरिया और ल्यूकेमिया ये आपके नहीं है इसमें। चलिए, मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि जो बी और सी है, इनमें से एक भी नहीं है भाई। चलिए, अब देखते हैं कि कौन सा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ए और डी में से। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति? 2 हमने डिलीट कर दिया ऑप्शन, और देखते हैं कि यहाँ पर, चलिए, राइट है यहाँ पर बलमिया। जी हाँ, ये कह सकते हैं इट्स अ सिम्टम्स ऑफ बलमिया इन विच योर आइसोफेगस गेट स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप कितना स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच पोस्टरल डिफॉर्मिटीज इज देयर एन एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ये बोल रहा है कि एक पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़ होती है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी है, जो एबनॉर्मल कंडीशंस में लेटरल कर्वेचर बनाती है। ठीक है, लेटरल का मतलब पीछे की तरफ यहाँ पर कर्वेचर बनाएगी। तो यहाँ पर इसमें क्या रहेगा? काइफोसिस उसको कहेंगे, लॉर्डोसिस कहेंगे, फाइब्रोसिस कहेंगे, या फिर इसको स्कोलोसिस कहेंगे। चलिए, साइड वर्ड आपका जो कर्वेचर बनाती है उसको क्या कहेंगे? तो चलिए, राइट यहाँ पर रहेगा आपका स्कोलोसिस। स्कोलोसिस के देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इसमें सी कर्वेचर बन जाएगा। ठीक है, आपकी जो स्पाइन है, ठीक है, चलिए, ये आपकी गर्दन हो गई। ठीक है, और ये बंदे की आपकी ये आपकी गर्दन है, वो सर हो गया। ठीक है, और ये आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ऐसे हो गई, या फिर आपका ये सर है। ठीक है, ये आपकी गर्दन हो गई। ठीक है, और जो आपका बॉडी पोस्चर है ना, मीन्स कमर है, वो ऐसे कुछ लहरा के बनेगी। ठीक है, चलिए, मीन्स जो एस कर्वेचर बनेगा, या फिर एस का अपोजिट सी बन जाए। तो ये आपकी कुछ एक कह सकते हैं कि जो पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़ है, जिसके अंदर आपकी जो वर्टिब्रा कॉलम है वो एबनॉर्मल तरीके से लेटरल कर्वेचर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्कोलोसिस। चलिए, तो ये थे आज के फटाफट, मेरे हिसाब से फटाफट थे, लेकिन टाइम कुछ लगा है क्योंकि क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट अबाउट कह सकते हैं कि सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूरी रहती है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। कैसी लगी सीरीज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। शेयर जरूर कर देना भाई।